हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सिर्फ मुस्लिमों की है उर्दू। देखिए, दरअसल भारत में आए दिन हम लोगों को जातिगत और धार्मिक विवादों से तो रूबरू होना ही पड़ता है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें भारत में अनेक प्रकार के भाषाई विवाद भी देखने को मिलते हैं। अब ठीक इसी प्रकार का एक भाषाई विवाद है जिसकी चर्चा हमें अपनी इस क्लास में करनी है। तो इस मामले में हमारी जो न्यूज़ है उसका कहना है, उर्दू अ लैंग्वेज मिसअंडरस्टूड एज एलियन टू इंडिया, सुप्रीम कोर्ट प्रेजुडाइज स्टेम्स फ्रॉम मिसकंसेप्शन। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि भाई देखो, हम लोग उर्दू को विदेशी भाषा समझते हैं और ये एक प्रकार की गलतफहमी है, तो इसको ठीक किया जाना चाहिए, है ना, इसका अर्थ यही हो। तो देखिए, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या क्या क्लास में शामिल है। चर्चा में क्यों, उर्दू भाषा से संबंधित याचिका, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और भारत में उर्दू की स्थिति, ये सब कुछ अब हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला रहा और क्या याचिका लगी थी जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये वर्डिक्ट देना पड़ा, ये स्टेटमेंट देनी पड़ी। तो देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगी थी और ये याचिका लगाई गई थी महाराष्ट्र के पातूर कस्बे की पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बागड़े के द्वारा। अब इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई तो याचिका लगाते हुए ये कहा कि देखिए जी, महाराष्ट्र की एक नगर पालिका परिषद के द्वारा साइन बोर्ड के ऊपर मराठी के साथ साथ उर्दू का भी इस्तेमाल किया गया है और मराठी के साथ इस प्रकार से उर्दू का इस्तेमाल करना महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम के तहत पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तो आप अब इस मामले में निर्णय लीजिए और बताइए कि चीज़ें किस प्रकार से होनी चाहिए। और हम तो भाई यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ मराठी का ही बोलबाला हो, मराठी का ही इस्तेमाल किया जाए, मराठी के साथ इस प्रकार से उर्दू का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना किया जाए। अब इनकी जो याचिका थी वो पहुंच जाती है 2 न्यायाधीशों की एक बेंच के पास में, और यहाँ पर जो न्यायाधीश शामिल है उनका नाम है जस्टिस सिधांशु धूलिया और जस्टिस विनोद चंद्र। ठीक है, अब इन दोनों ने जब पूरे के पूरे मामले को सुना, जाना, समझा, तो सुनने, जानने, समझने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि देखिए, आपको ये बात किसने बताई है कि साइन बोर्ड्स पर मराठी के साथ साथ उर्दू का इस्तेमाल करने का अर्थ है कि इसके माध्यम से महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन हो गया। अगर हम लोग इस अधिनियम को पढ़ें तो इस अधिनियम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि मराठी के साथ उर्दू भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्या कहीं मेंशन है तो आप मुझे बताइए। हाँ, इसमें मराठी के लिए खास बातें तो लिखी हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि मराठी के साथ आप उर्दू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब ये सारी बातें सामने आई तो इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास बातें और कही। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, उर्दू अपने भारतीय मूल के बावजूद मुसलमानों से जुड़ गई जो वास्तविकता से बहुत दूर है। यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उर्दू एक भारतीय मूल की भाषा है और हम लोग जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हाँ, भारत में ही उत्पत्ति हुई है उर्दू की। और भारत में उत्पत्ति के होने के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि उर्दू भाषा को भारतीय आर्यन भाषा के, यानी कि इंडो आर्यन भाषा के रूप में भी जाना समझा जाता है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक खास स्थिति है। तो भारतीय मूल की है, पर किससे जुड़ गई है, खासतौर पे मुसलमानों से जुड़ गई है। तो कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि उर्दू का मतलब हम लोग सीधे तौर पर मुस्लिम भाषा ही समझ लेते हैं ना, ऐसा लगता है कि हाँ, मुस्लिमों की ही भाषा है, वही लोग बोलते हैं, उन्हें इस्तेमाल होता है। हालांकि उर्दू के बहुत सारे शब्द हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं उर्दू को लेकर के जो हमारा कंसेप्शन है वो यही जाता है कि हाँ ठीक है, ये मुस्लिम वर्ग खासतौर पर इसका इस्तेमाल करता है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये जो स्थिति बनी है ना कि इस भाषा को मुस्लिमों से जोड़ देना, ये वास्तविकता से बहुत दूर की स्थिति है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हिंदी और उर्दू के इस मिश्रण को दोनों पक्षों के शुद्धतावादियों के रूप में बाधा का सामना करना पड़ा और हिंदी अधिक संस्कृत निष्ठ हो गई और उर्दू अधिक फारसी निष्ठ हो गई। तो देखिए, अब कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदी को शुद्ध करने में लगे हुए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो उर्दू को शुद्ध करने में लगे हुए थे। तो जिन लोगों ने हिंदी के ऊपर ज़्यादा काम किया तो उन्होंने संस्कृत के तत्वों को शामिल कर दिया, और जिन्होंने उर्दू के मामले में ज़्यादा काम किया शुद्धकरण के लिए, उन्होंने फारसी तत्वों को ज़्यादा शामिल कर दिया। तो भाषाएं दोनों इस प्रकार से ये बढ़ती चली गई और अलग अलग रूपों में हमारे सामने पूरी तरह से ये विकसित हो गई। अब हिंदी को हिंदुओं की भाषा के रूप में समझा जाता है और उर्दू को मुसलमानों की भाषा के रूप में समझा जाता है। और इस मामले में कोर्ट ने ये माना कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के लिए औपनिवेशिक शक्तियां भी जिम्मेदार हैं, यानी कि जो अंग्रेजी काल था, जिस समय हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, उन सभी के भी जो कार्य रहे, उन कार्यों की वजह से भी ऐसा हुआ कि हिंदी को हिंदुओं से जोड़कर देखा जाने लगा और उर्दू को मुस्लिमों से जोड़ करके देखा जाने लगा। औपनिवेशिक शक्तियों ने धर्म के आधार पर 2 भाषाओं को विभाजित करके एक विभाजन का फायदा यहाँ पर उठाया था। ठीक है, अब हिंदी को हिंदुओं की भाषा और उर्दू को मुसलमानों की भाषा के रूप में समझा जाने लगा है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि उर्दू की जड़ें भारत में है, जैसा कि आपको बताया कि उत्पत्ति तो इसकी भारत में ही हुई है, इसलिए किसी विशेष धर्म से नहीं बांधा जा सकता। साथ साथ
उर्दू के खिलाफ पूर्वाग्रह इस गलत धारणा से उपजा है कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है। तो जहां हम लोग ये सोचते हैं कि भाई उर्दू मुस्लिमों की भाषा है, वहीं बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि उर्दू विदेशी है, जबकि उत्पत्ति भारत में हुई है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से हम लोग समझ लगाते हैं कि यार दूसरे देश की भाषा तो हम क्यों अपनाएं। और हम लोग को या तो लगाव होता है हिंदी से, या फिर हम लोग को अपनी स्थानीय भाषा जैसे कि मराठी से लगाव महाराष्ट्र में देखते हैं, तेलुगु से लगाव होता है, तमिल से लगाव होता है, तो फिर ये वाली स्थिति चलती है। हम लोग उर्दू को स्वीकारते नहीं है, दूसरी भाषा मानते हैं, बाहर से आई हुई भाषा मानते हैं, विदेशी भाषा मानते हैं, और हम लोग अपनी स्थानीय भाषाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन सब मामलों के अंदर। तो एक भेदभाव की स्थिति उर्दू के साथ ये भी रहती है, और इसी वजह से उर्दू को लेकर के मामले ना बीच बीच में चर्चाओं में आते भी रहते हैं। मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी एक इंडो आर्यन भाषा ही है, और यह ऐसी भाषा है जिसका जन्म इसी भूमि पर हुआ है। उर्दू भाषा में विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों से जुड़े लोगों की आवश्यकता के कारण उर्दू भारत में विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों से जुड़े होने की आवश्यकता के कारण विकसित हुई, जो विचारों का आदान प्रदान करना चाहते थे और आपस में संवाद करना चाहते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि सदियों तक इस भाषा ने खुद को परिष्कृत किया, सुधार किया, यानी कि जो लोग इसके लिए कार्य करते थे, इसमें चीज़ों को सुधारते थे, उन लोगों ने काफ़ी लंबा समय बिताया उर्दू के साथ, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इसका इस्तेमाल करें, उनके जीवन में उर्दू रहे। तो फिर उन्होंने अलग अलग तत्वों को शामिल किया, उर्दू की चीज़ों को बदला, और बाद में हम ये भी देखते हैं कि एक समय ऐसा आया जब उर्दू कवियों के लिए बहुत खास भाषा बन गई, कवियों की भाषा के रूप में भी इसको जाना जाने लगा। आज के समय में भारत के अंदर संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मराठी, हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी शामिल किया गया, ये हम देखते हैं। तो सभी को समान स्थान दिया गया है, ये बात कही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने मराठी और उर्दू के लिए कहा, क्योंकि मराठी और उर्दू का विवाद चल रहा था, तो मैंने हिंदी ऐड कर दिया, क्योंकि हम लोग हिंदी को भी पैरेलली लेके चलते हैं। तो जिस तरह से हिंदी को दर्जा प्राप्त है 8वीं अनुसूची के अंदर, उसी तरह से हम देखते हैं कि मराठी को भी और साथ साथ उर्दू के लिए भी वही स्थिति यहाँ पर समान रखी गई है। तो ये सारी की सारी बातें बताई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के लिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी की सारी बातें बताई, तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हम लोग बेशक उर्दू के साथ भेदभाव कर लेते हैं, चाहे धार्मिक आधार पर भेदभाव करते हैं, या फिर ये मानते हैं कि ये विदेशी है, और इसके सामने हम लोग या तो अपनी हिंदी या फिर अपनी स्थानीय भाषाओं को ही प्रायोरिटी देना पसंद करते हैं। ये सारी की सारी स्थिति बन गई है। पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है सारी चीज़ें गलत है। अब आज के समय में हम लोग भारत के अंदर उर्दू की स्थिति समझे तो हमें ये पता चलता है कि भाई उर्दू सबसे पहले संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत तो शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, और ये सारी की सारी भाषाओं की समान स्थिति है। तो इसमें मराठी भी है, इसमें उर्दू भी है, इसके अंदर हिंदी भी है, सारी सच्चाई है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सब कुछ शामिल है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने के अलावा उर्दू की एक खास स्थिति ये है कि हमें ये भारतीय करेंसी पे भी देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारे भारतीय नोट हैं, उस भारतीय नोट के ऊपर 15 अलग अलग भाषाओं को हम लोग देखते हैं। तो उन 15 अलग अलग भाषाओं में उर्दू को भी स्थान मिला हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये अलग है? तो भारत में तो इसकी एक मजबूत स्थिति बनी हुई है। भारत में मजबूत स्थिति इस प्रकार से भी है कि भारत के कई राज्यों ने इसको अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, और भारत के कई राज्यों के अंदर इसको द्वितीयक आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का नाम हम लोग देखते हैं, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे उर्दू को एक द्वितीयक भाषा का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, तो द्वितीयक आधिकारिक भाषा वहाँ पर ये बनी हुई है, दूसरी आधिकारिक भाषा बनी हुई है। तो भारत में यहाँ भी एक मजबूत स्थिति देखने को मिल रही है हमें उर्दू की। वहीं इसके अलावा भारत के अंदर उर्दू कई मिलियन लोगों की भाषा भी है। तो उर्दू का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है भारत में, और केवल क्षेत्र ही नहीं फैला, लोगों तक ही नहीं इसका विस्तार है, बल्कि हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जन जन की भाषा भी बनी हुई है, और साथ साथ इसको सरकार ने भी अलग अलग स्तरों पर रिकॉग्नाइज किया है, इसको मान्यता दी है, और अलग अलग जगह पर शामिल भी किया है। तो इसी वजह से केवल इसको मुस्लिमों से जोड़ देना, विदेशी भाषा मान लेना पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अंत में जो ये याचिका लगाई गई थी यहाँ पर आशाताई संजय बागड़े के द्वारा, इनकी याचिका को खारिज कर दिया। उनको कहा कि भाई जैसी स्थिति मराठी की वैसी ही स्थिति उर्दू की भी है, और आपके पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता हो कि साइन बोर्ड के अंदर मराठी के साथ उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या ये कार्य किसी भी तरह से गलत है। क्लियर है बात सारी? तो जब इतना कुछ समझ लिया तो मुझे लगता है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि उर्दू निम्नलिखित में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। इसी के साथ स्टडी IQ IAS हिंदी हम लोग का मेन चैनल है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। बाकी हम मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पे, और इस QR को स्कैन करके आप लोग पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोग को फाइल्स वगैरह मिल जाती है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वो सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।